नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोह पार्ट 3। क्या प्लान बनाया तुमने? मुझे बताओ। अभी प्लान पूरा नहीं बना। सारा दिन तुम्हारे पास था और समझने की कोशिश करो। एक बार देवराज चौहान से मेरी बात हो जाए, फिर तुम्हें बता दूंगा। इसका मतलब ये सोच चुके हो कि 122 करोड़ पर कैसे हाथ डालना है। हाँ, नैनी ने गहरी सांस ली और कह उठी, एक बार फिर विचार कर लो। क्या ऐसा करना ठीक होगा? बुरा क्या है? सफल हो जाए तो सब अच्छा है, गड़बड़ हो गई तो सब बुरा ही बुरा है। नैनी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम ये क्यों सोचती हो कि बुरा होगा? सब तरफ सोचना पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम घबरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। उठो, हमें वक्त पर देवराज चौहान के पास मीटिंग में पहुंचना है। त्यागी उठ खड़ा हुआ। तुम्हें वहां पर संभल कर बात करनी होगी वीरू। देवराज चौहान को तुम्हारी किसी बात पर जरा भी शक हुआ तो फिर मैं नहीं जानती कि क्या होगा, क्योंकि तुम अब उसकी योजना से वाकिफ हो चुके हो। नैनी ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। मुझे भी तुम पर भरोसा है। नैनी ने लंबी सांस ली, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। चलो यहाँ से, सब ठीक है। तुम खामखा ही घबरा रही हो। कल वाला ही होटल का कमरा। रात के 9 बज रहे थे। सब मौजूद थे। देवराज चौहान, जगमोहन, सुंदरी, मामू, संतलाल और अभी अभी वहां पहुंचे थे नैनी और वीरेंद्र त्यागी। देवराज चौहान त्यागी से मिला। एक ही निगाह में पहचाना कि त्यागी खतरनाक है। जगमोहन ने वीरेंद्र त्यागी की सबसे मुलाकात कराई। उसके बाद जगमोहन ने ही बात शुरू की। ये जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, नैनी से सारी योजना जान चुका है। देवराज चौहान ने सबको देखा और कह उठा, सब योजना जान चुके हैं और उस पर सोचने का वक्त भी मिला। किसी को योजना के बारे में कुछ कहना है? मैं कहना चाहूँगा, त्यागी कह उठा। देवराज चौहान ने त्यागी को देखा। सबकी निगाह त्यागी पर जा टिकी। त्यागी पुनः बोला, इस योजना पर चलकर हम छोटे काम को लंबा कर रहे हैं। देवराज चौहान उसे देखता रहा। सीधे सीधे ढंग से भी हम वैन को घेर कर उसके भीतर रखे हीरे हासिल कर सकते हैं। मैं इस तरह दौलत हासिल नहीं करता। देवराज चौहान ने कहा, क्या मतलब? दौलत हासिल करने का मेरा पहला उसूल है कि खून खराबा ना हो। ये कैसे संभव है कि मैंने इस बात को हमेशा संभव कर दिखाया है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। वीरेंद्र त्यागी देवराज चौहान को देखता रहा। उस दौलत को इस्तेमाल करने में मजा नहीं आता जो किसी के खून में डूबी हो। देवराज चौहान ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बताई योजना पर चलने में ऐतराज है? नहीं। योजना में कोई कमी हो तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं। योजना अपने आप में मजबूत है, उस पर काम किया जा सकता है। त्यागी ने शांत स्वर में कहा, तो हम इसी योजना पर कल काम करेंगे। देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। चंद पलों के लिए खामोशी सी आ ठहरी। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। देवराज चौहान ने सबको देखा। मैं बोलूं? संतलाल ने हिचकिचाकर कहा, कहो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? इस वक्त हम सब मिलकर एक योजना पर काम करने जा रहे हैं। देवराज चौहान बोला, बुरा मानने वाला कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। जिसे भी जो भी कहना हो कह सकता है, बल्कि कह देना चाहिए। जगमोहन कह उठा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हाथों हाथ माल का बंटवारा कल ही हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। संतलाल कह उठा, मैं संतलाल की बात से सहमत हूँ। सुंदरी कह उठी। मामू सिर हिलाकर रह गया। बात तो ये ठीक ही है। त्यागी ने देवराज चौहान को देखा। वैसे इस बारे में तुमने क्या सोच रखा है? मुझे कोई ऐतराज नहीं। देवराज चौहान ने कहा, बंटवारा तो होना ही है, 1-2 दिन पहले क्या और बाद में क्या। लेकिन इसके लिए, जगमोहन कह उठा, हमारे पास कोई जगह भी होनी चाहिए जहां बंटवारा हो सके, दौलत के साथ हम सब इकट्ठे हो सके। तुम लोगों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है? त्यागी ने जगमोहन को देखा। नहीं, ये काम मेरे घर पर हो सकता है। मामू कह उठा। नहीं, जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। ये काम किसी के घर पर नहीं होगा, वहां फंस जाने का खतरा है। कल काम के दौरान हमारे सामने जाने क्या हालात आते हैं। इस काम के लिए कोई अलग ही जगह होनी चाहिए। वे सब एक दूसरे को देखने लगे। अब तो हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा कि अलग जगह की तलाश की जाए। सुंदरी कह उठी, इस समस्या का हल मेरे पास है।
एकाएक त्यागी कह उठा। सबकी निगाह त्यागी पर गई। नैनी एकाएक सतर्क हो उठी। वो जानती थी कि त्यागी के पास कोई ऐसा हल नहीं है। क्या? जगमोहन ने पूछा। मुंबई शहर की सीमा के बाहर जंगल जैसी जगह में एक वीरान मकान खड़ा है जो कि कुछ हद तक टूट फूट चुका है। वहां कोई नहीं आता जाता। उधर हम आसानी से बंटवारे का समय बिता सकते हैं। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? करीब 1.5 घंटे का। मुझे दिखाओ। अभी? हाँ अभी। ठीक है चलो। त्यागी ने सिर हिला दिया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अगर वो जगह तुम्हें ठीक लगे, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तो मैं और त्यागी 122 करोड़ के हीरो के साथ वहां पर पहुंचेंगे। बाकी सबको तुम वहां लेकर पहुंचोगे। जगमोहन ने सिर हिलाया। देवराज चौहान सबको देखते हुए कह उठा। सबको योजना बता दी गई है और सबने हर बात समझ ली है। अब हमारे पास बात करने को कुछ नहीं है। कल सुबह 8 बजे हमें कहाँ इकट्ठा होना है ये तुम सबको पता ही है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब उठ खड़े हुए। जगमोहन वीरेंद्र त्यागी के साथ बाहर निकल गया। बाकी सब अपने अपने रास्तों पर। वीरेंद्र त्यागी जब होटल लौटा तो रात के 2 बज रहे थे। वो कुछ थका सा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने नैनी को वहां मौजूद पाया। तुम? त्यागी के होठों से निकला। मेरा तुमसे बात करना जरूरी था और मोबाइल फोन पर बात करना ठीक नहीं था क्योंकि जगमोहन तुम्हारे साथ था, नैनी ने कहा। कहो। त्यागी उसके सामने बैठता कह उठा। जगमोहन को कहाँ ले गए थे? मेरे ख्याल में तो तुम ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं जानते जो उन्हें बता रहे थे। जानता हूँ। ओह, जैसी जगह मैंने बताई वैसी जगह है। 3 साल पहले पुलिस की वजह से मैं वहाँ छिपा रहा था। मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं तो ये सोचकर चिंतित हो रही थी कि तुमने जो झूठ बोला है उसका क्या होगा। मैंने सच बोला था। जगमोहन को वो जगह पसंद आ गई है। बंटवारा वहीं पर होगा। नैनी त्यागी को देखने लगी। क्या देख रही हो जाने मन? त्यागी मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारे दिमाग में क्या है मुझे बताओ। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, तो अब क्यों ना साथ हूँ? अभी भी तुम सारे माल पर हाथ डालने की सोच रहे हो? हाँ। योजना बना ली? हाँ। नैनी ने गहरी सांस ली। कुछ चुप रहकर कह उठी। मुझे बताओ कैसे करने जा रहे हो तुम सब कुछ? बताने को खास कुछ नहीं है। मैं देवराज चौहान को और 122 करोड़ के हीरो को संभाल लूंगा। देवराज चौहान कह भी चुका है कि वो और मैं हीरो को लेकर उस जगह पर पहुंचेंगे। जगमोहन तुम सबके साथ वहां पहुंचेगा। कल सुबह जगमोहन दूसरों को भी उस जगह के बारे में बता देगा। रास्ते में तुम जगमोहन, मामू, संतलाल और सुंदरी को खत्म कर दोगी। हम दोनों फोन पर संपर्क बनाए रखेंगे। ये काम कर लोगी तुम? कर लूंगी। मैं हीरो को लेकर तुम्हारी कॉटेज पर महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। तुम वहीं आ जाना। त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, तुम अपने हिस्से का काम संभल के करना। ऐसा ना हो कि तुम कॉटेज पर न पहुंच सको। मैं पहुंच जाऊंगी, नैनी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मालूम है मुझे कि तुम अपने हिस्से का काम कर लोगी। रात तो यहीं पर रहोगी? नहीं। नैनी उठ खड़ी हुई। हम सुबह 8 बजे वहीं मिलेंगे जहां सब ने मिलना है। जाने मन, एक बार गले तो लग जा। नैनी मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई। नखरे दिखाने लगी है। त्यागी मुस्कुराकर बड़बड़ा उठा। सुबह के 7 बज रहे थे। मुरली सदा के कमरे में पहुंचा। सदा भी अभी अभी नींद से उठा था। एयरपोर्ट से हीरे लाने हैं मुरली, सदा बोला। 9 बजे यहाँ से चलेंगे। ठीक है, मुरली ने शांत स्वर में कहा। वैन तैयार है? शाम को ही वैन को ठोक बजा के देख लिया था, सब फिट है, मुरली ने कहा। काम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना राणा साहब हमारा बुरा हाल कर देंगे। गड़बड़ कैसे होगी? मुरली मुस्कुराया। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरों को भी बोल दे कि 9 बजे यहाँ से निकलेंगे, तैयार रहें। कह देता हूँ। फ्लाइट कितने बजे आनी है? 10 बजे। मुरली बाहर निकल गया। तभी सदा का फोन बजा। हेलो, तैयारी कर ली चलने की? गुलशेर की आवाज़ कानों में पड़ी। टनाटन तैयारी है, सदा मुस्कुराया। सतर्क रहकर काम करना। 122 करोड़ के हीरे हैं। मुझे काम पूरा करने की आदत है गुलशेर साहब। राणा साहब ने खास तौर से मुझे कहा है कि ये बात तुम्हें कह दूं। गुलशेर की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरी तरफ से राणा साहब से कह दीजिए कि हर बार की तरह इस बार भी काम ठीक तरह होगा। गुड।
गुलशेर ने कहा और फोन बंद कर दिया। उधर मुरली ने पांचों लोगों से कहा कि 9 बजे यहाँ से चलना है। फिर अपने कमरे में पहुंचकर मोबाइल से नैनी को फोन किया। कहो मुरली, कैसे फोन किया? नैनी की आवाज कानों में पड़ी। तुम लोग कुछ कर रहे हो? मुरली ने गंभीर स्वर में पूछा। क्यों पूछ रहे हो? नैनी की खिलखिलाने की आवाज कानों में पड़ी। तुम हंस रही हो और इधर मेरा बुरा हाल हो रहा है। मुझे बताओ कि तुम लोग कुछ कर रहे हो? शायद। मतलब कि राणा के 122 करोड़ के हीरो पर हाथ डालोगे? तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? अगर बाद में या उसी समय पकड़े गए तो मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हारा नाम कभी भी हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं मुरली? है, विश्वास है, तभी तो सब कुछ तुम्हें बता दिया। तुम लोग कितने बजे निकलोगे? 9 बजे। उसी सफ़ेद वैन पर जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ। साथ में सदा और 5 अन्य लोग होंगे? हाँ। क्या मुझे बताओगी कि किस तरह तुम लोग हीरो पर हाथ डालोगे? ये मुझे नहीं पता, करने वालों को पता है। मैं उनके साथ हूँ। वो कर लेंगे, कहीं अनाड़ी तो नहीं? कर लेंगे। मुझे भी कुछ मिलेगा? क्या चाहते हो? जो तुम ठीक समझो। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास से दूंगी। खुश? हाँ, एक बात और। बोल। वैन में मैं भी होऊंगा। कोई गोली मुझे नहीं लगनी चाहिए। चिंता मत करो, जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें तुम्हारी पहचान करा दी है मैंने। तुम्हें गोली नहीं लगेगी। पक्का कह रही हो? मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझ पर विश्वास नहीं क्या? वो तो है, फिर खामखा की चिंता क्यों करते हो? चिंता तो करनी पड़ती है। कोई गोली मुझे लग गई तो? मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी क्या? उधर से नैनी का प्यार भरा स्वर कानों में पड़ा। वो तो ठीक है। मुरली को कुछ तसल्ली हुई। ये तो बता दो कि तुम किन लोगों के साथ काम कर रही हो? क्यों जानना चाहते हो? यूं ही उत्सुकता। कल बताऊंगी। कल मिलोगे ना मुरली? हाँ, मिलूंगा। तुम लोग राणा के माल पर हाथ डाल रहे हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुरली कह उठा। मुझे डरा रहे हो? मैं सच्चाई बता रहा। ये बेकार की बात है। हम में से कोई भी राणा से नहीं डरता। नैनी की आवाज़ कानों में पड़ी। मुरली ने गहरी सांस ली। बंद करूं फोन या कुछ और भी कहना है? जल्दी में हो? तुम जानते ही हो कि आज मैंने क्या करना है। मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कल मिलोगी? पक्का। मुझे माल भी देना, कुछ तो दे ही देना। कहा तो है कि तुम्हें अपने पल्ले से दूंगी, साथ में मैं भी तुम्हारी गोद में बैठूंगी। उधर से नैनी ने हंसकर कहा। मुरली ने अपने को तनाव से कुछ हल्का महसूस किया और फोन बंद कर दिया। एयरपोर्ट के चोर द्वार पर सदा ने वैन ले जाकर खड़ी की। मुरली ने दरवाजा खोला और छलांग लगाकर नीचे उतरते हुए पीछे की तरफ बढ़ गया। उस 2 फीट के तंग दरवाजे पर एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था। कैसा है अब्दुल? मुरली ने उसे देखते ही कहा। जल्दी कर, ये बातों का वक्त नहीं है। अब्दुल बेचैनी से बोला। मुरली ने वैन का पीछे का दरवाजा खटखटाया और ऊंचे स्वर में बोला, खोलो। अगले ही पल भीतर से वैन के पल्ले खोले जाने लगे। दोनों पल्ले खुल गए। भीतर बैठे 5 हथियारबंद आदमी दिखे। रखो, अब्दुल ने पास खड़े आदमियों से कहा। तो वे दोनों पांवों के पास रखे मीडियम साइज के सीमेंट के बोरों जैसे प्लास्टिक के बोरे, जो कि आधे आधे भरे हुए थे और उन पर मजबूती से गांठ मारकर बंद किया हुआ था, उन्हें जुटाने में जुट गए। चूंकि वे भारी थे, इसलिए 2 ने मिलकर एक बोरा उठाया और वैन के फर्श पर रख दिया। भीतर मौजूद गनमैनों ने बोरा भीतर खींच लिया। सदा भी वहां आ पहुंचा था। वे दोनों दूसरा बोरा उठाने में लग गए। माल पूरा है? सदा ने अब्दुल को देखा। कम क्यों होगा? ये तुम जानो। पूरा माल है, तसल्ली से गिनती कर लेना। मैं हेरा फेरी वाले काम नहीं करता। ये तो राणा साहब देखेंगे कि माल पूरा है कि नहीं। तुम मुझे धोखेबाज ठहराने की कोशिश कर रहे हो, अब्दुल ने तीखे स्वर में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि माल पूरा है कि नहीं। अब्दुल सदा को घूर कर रह गया। दूसरा बोरा भी वैन के भीतर पहुंच गया। बंद करो, सदा बोला, और सतर्क रहना। भीतर मौजूद 5 गनमैनों ने दरवाजे बंद कर लिए। जल्दी जाओ यहाँ से, एयरपोर्ट के दोनों कर्मचारियों में से एक ने बेसब्री से कहा। सदा अब्दुल को देखकर मुस्कुराया और वैन के आगे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। तुमसे हम दूसरी बार मिले हैं।
मुरली बोला। निकल जा यहाँ से, इधर खतरा है, अब्दुल सख्त स्वर में बोला। मुरली पलटकर आगे बढ़ गया। वैन स्टार्ट हुई। मुरली भीतर जा बैठा तो सदा ने वैन आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वैन एयरपोर्ट के एरिया से बाहर थी। अब्दुल अपने को कुछ ज़्यादा ही समझता है, मुरली ने कहा। काम की वजह से वो तनाव में रहता है। दुबई से इस तरह विमान में 122 करोड़ के हीरे हेरा फेरी से लाना आसान काम नहीं है। अब जाकर उसने चैन की सांस ली होगी कि वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। धंधा ही ऐसा है, मुरली कह उठा। तभी सदा का फ़ोन बजा। हेलो, सदा ने फ़ोन पर बात की। वैन ड्राइव करने पर उसका पूरा ध्यान था। अब्दुल का फ़ोन आया कि उसने हीरो की डिलीवरी तुम्हें दे दी है। गुलशेर की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, हम एयरपोर्ट के एरिया से बाहर आ चुके हैं। गोदाम नंबर 2 पर पहुंचना है, याद है मुझे। हिफाजत के साथ ये भी याद रखना, राणा साहब को सब काम ठीक से चाहिए। उधर से गुलशेर ने फ़ोन बंद कर दिया था। सदा फ़ोन जेब में डालता कह उठा। गुलशेर को समझाने की आदत ज़्यादा ही पड़ गई है, दूसरों को बेवकूफ़ समझता है। क्या कह रहा था वो? राणा साहब को ठीक से काम चाहिए, हीरो को हिफाजत से ले जाना। ये बातें हमें पता नहीं क्या, यूं ही बोलता रहता है। सदा ने मुंह बनाया। अब आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। नैनी और सुंदरी सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच छिपी बैठी सड़क पर नजर रख रही थी। काफ़ी देर चुप रहने के बाद ये शब्द नैनी ने कहे। अब तक आराम से जिंदगी नहीं बिताई क्या? सुंदरी ने उसे देखा। नहीं, भागदौड़ लगी रहती है। पैसा खत्म होने पर महाबलेश्वर से बाहर निकलना पड़ता है। महाबलेश्वर? वहाँ रहती हो तुम? हाँ, वहाँ मैंने कॉटेज खरीद रखी है। जब 2 पैसे हाथ में आ जाते हैं तो आराम से वहीं वक्त बिताती हूँ। नैनी ने सड़क पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। अब तो ढेर सारा पैसा हाथ आएगा, आराम से जिंदगी कटेगी। कहते हुए नैनी उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। तभी उनके कानों में वाहन का शोर उठा। दोनों की नजरें सड़क पर जा टिकी। एक पुराना सा टेम्पो आता दिखा जो कि सामने से निकलकर आंखों से ओझल हो गया। नैनी ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 11:30 हो रहे थे। अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा। सुंदरी की नजरें सड़क पर गई। हाँ, अब कभी भी। नैनी की बात अधूरी रह गई। दोनों की निगाह कुछ कदम की दूरी पर पेड़ के तने से टेक लगाए त्यागी पर गई। उसी का मोबाइल बज रहा था। चंद कदमों के फासले पर मौजूद मामू त्यागी की तरफ बढ़ाया था। पास ही कार खड़ी थी उनकी। कहो, त्यागी ने फ़ोन पर बात की। तैयार हो जाओ, वैन आ रही है। उसके कानों में संतलाल की आवाज़ पड़ी। अच्छी तरह पहचाना कि वो ही वैन है? त्यागी बोला। वो ही वैन है, मेरे सामने से वो वैन अभी अभी निकली है। ठीक है। त्यागी ने फ़ोन बंद किया और पास खड़े मामू से कहा, वैन आ रही है। मामू के जिस्म में तनाव भराया। वैन आ रही है, मामू ऊंचे स्वर में नैनी और सुंदरी की तरफ मुंह करके बोला। नैनी और सुंदरी की नज़रें मिली। वैन के यहाँ तक पहुँचने में 6-7 मिनट का वक्त लगेगा, नैनी ने कहा। हम सब तैयार हैं, सुंदरी ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों उठी और त्यागी मामू के पास जा पहुंची। अपने हिस्से का काम सबको ठीक ढंग से निपटाना है, त्यागी बोला। सारा प्लान ठीक से पूरा होना चाहिए। मेरा तो दिल धड़क रहा है, मामू कह उठा। कर लोगे काम? त्यागी ने मामू को देखा। तो क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो नहीं कर पाऊंगा? मामू मुस्कुरा पड़ा। थोड़ी बहुत घबराहट तो काम से पहले होती ही है, सुंदरी ने कहा। सब अपने अपने काम पर पहले ही गौर कर लो। त्यागी आगे बढ़ा और सड़क पर पहुंचकर उस तरफ देखा जिधर से वैन ने आना था। अभी वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, त्यागी पलट कर बोला। तैयार हो जाओ, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या मुसीबत है? मामू बड़बड़ा उठा। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट की फिक्र मत करो, नैनी ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। ये तब तक ही होगी जब तक काम शुरू नहीं होता। काम शुरू होते ही सब कुछ भूल जाओगे और तब तुम्हारा पूरा ध्यान काम पर ही होगा। पुराना तजुर्बा लगता है तुम्हें? मामू ने नैनी को देखा। हाँ, मेरे लिए ये सब बहुत मामूली बातें हैं, कहने के साथ ही नैनी की नज़रें पास खड़ी कार पर जा टिकी। सदा वैन ड्राइव कर रहा था। आधा रास्ता तय हो चुका था। सदा के चेहरे पर सामान्य भाव थे। ऐसे काम वो कई बार कर चुका था। करोड़ों के माल को पहले भी ठिकानों पर पहुंचा चुका था। कभी कोई खतरा नहीं आया था और उसे यकीन था कि आज भी खतरा नहीं आएगा। सुलगती सिगरेट उसने उंगलियों में फंसा रखी थी
जिसमें से वो रह रहकर कष्ट ले लेता था। परंतु बगल में बैठी मुरली की हालत बुरी हो रही थी। वो जानता था कि नैनी कुछ लोगों के साथ मिलकर वैन में रखे 122 करोड़ के हीरो को लूटने की कोशिश करेगी। क्या होगा, कैसे होगा, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। दिल धड़क रहा था ये सोचकर कि कब होगा ये सब। वैन जब सुनसान सड़क पर आई तो मुरली रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा था। उसके ख्याल से ऐसी किसी सुनसान जगह पर ही नैनी अपने साथियों के साथ वैन पर हाथ डालेगी। मुरली के मन में आया कि सदा को बता दे कि रास्ते में कुछ हो सकता है, परंतु ये विचार बनकर ही मन में बैठा रहा। वो नैनी से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहता था। नैनी खूबसूरत थी, उसके जिस्म का जादू मुरली के सिर पर चढ़ा हुआ था। साल 6 महीने में एक बार ही सही नैनी मिल तो जाती थी उसे। फिर नैनी ने वादा किया था कि वो उसे भी कुछ देगी। मुरली ने सोचा कि 1-2 करोड़ तो कम से कम नैनी उसे देगी, परंतु इस वक्त उसे संभल कर रहना है। वो लोग दौलत लूटेंगे तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे। मुरली, हाँ। मुरली ने सोचों से निकलकर सदा को देखा। क्या बात है? बात? क्या बात है? मुरली खुद को संभालते हुए कह उठा। तू चुप है, देर से देख रहा हूँ कि तू किसी उलझन में लग रहा है, सदा ने कहा। सारे विचार दबाकर मुरली मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि हम खतरनाक काम कर रहे हैं जो इतनी बड़ी दौलत ले जा रहे हैं। खतरनाक क्यों? ऐसे काम तो हम कई बार कर चुके हैं। हाँ, लेकिन कभी किसी ने ले जाई जा रही दौलत लूटने की चेष्टा नहीं की। मैं सोच रहा था कि अगर कभी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या बाहर वालों का मुकाबला कर लेंगे? मुरली ने गहरी सांस ली। बच्चों की तरह बातें कर रहा है। क्यों? अगर कभी किसी ने हमारे द्वारा ले जाई जा रही दौलत पर हाथ डालने की चेष्टा की तो मरेगा। हम साले को पीस कर रख देंगे। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो एक नहीं होगा, कई होंगे। बाहर खुले में होंगे और हम वैन में बंद होंगे। तो हम कौन से 1-2 हैं, पूरे 7 है। लेकिन ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? यूं ही आ गई। हर तरफ सोचना पड़ता है। मुरली ने सदा को देखा। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त हमारे सामने आएगा। ऐसा वक्त किसी के भी सामने आ सकता है। मुरली ने सिर हिलाकर कहा। हमें सतर्क रहना चाहिए। सदा ने मुरली पर निगाह डाली और सामने देखता कह उठा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे को पता हो कि ऐसा वक्त अब सामने आने वाला है। पल भर के लिए मुरली सकपका उठा। मैं सिर्फ आशंका के तहत सतर्क रहने को कह रहा हूँ। मुरली संभल कर बोला। अगली बार से और बढ़िया इंतजाम करके चलेंगे। इस बार के इंतजाम में क्या कमी है जो तू ऐसा कह रहा है? कोई कमी नहीं है। फिर तू बुरी बातें क्यों कहे? सदा कहते कहते ठिठक गया। नजरें सामने सड़क पर टिकी थी। मुरली ने भी सामने देखा और उसकी आंखें सिकुड़ उठी। दिल जोरों से धड़क उठा। तो क्या खेल शुरू हो गया? इस विचार के साथ ही मुरली के चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। सामने क्या है? सदा के होठों से निकला। कुछ है। कार उल्टी पड़ी है, सदा कह उठा। वैन पल प्रतिपल पास पहुंचती जा रही थी। दोनों की निगाह सड़क पर उल्टी पड़ी कार पर टिकी हुई थी। कार छत के बल सड़क पर उल्टी पड़ी थी। उसके पहिए आसमान की तरफ उठे घूम रहे थे। कार के भीतर उठता मध्यम सा धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। कार सड़क पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, परंतु सड़क चौड़ी थी और उनकी वैन आसानी से निकलकर आगे बढ़ सकती थी। सदा ने वैन को 15 फीट पहले ही रोका। उसी पल उनकी निगाह कार की ड्राइविंग सीट की तरफ गई। वहां की खिड़की से एक हाथ और एक चेहरा बाहर की तरफ निकला नजर आ रहा था। चेहरे पर खून नजर आ रहा था। आंखें बंद थी उसकी। लगता है अभी अभी ही ये कार उल्टी है, सदा कह उठा। परंतु मुरली के मन का हाल सदा कैसे पहचान पाता? मुरली उस चेहरे को बाखूबी पहचानता था। वो नैनी ही थी, यानी कि खेल शुरू हो चुका है। मुरली के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। क्या कहते हो? सदा ने मुरली को देखा। क्या? मुरली अपने ख्यालों से बाहर निकला। ये क्या हो रहा है? एक्सीडेंट। मुरली ने अपने को संभाला। युवती या तो मर चुकी है या मरने वाली है। इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, सदा कह उठा। हमें फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना। वैन में 122 करोड़ के हीरे हैं। तभी बीच में लगी छोटी सी खिड़की
वैन के भीतर पीछे बैठे आदमियों ने खोली और पूछा, वैन क्यों रोक दी? आगे एक्सीडेंट हुआ है, मुरली ने कहा। हमें रुकने की ज़रूरत नहीं, वैन को निकाल ले जाने की कोशिश करो, पीछे से दूसरा व्यक्ति बोला। तू थोबड़ा बंद रख, सदा गियर डालकर कह उठा। हमें मालूम है कि क्या करना है। सदा ने वैन आगे बढ़ाई। मुरली बार बार सूख रहे होठों पर जीभ फेर कर उन्हें गीला कर रहा था। सदा का इरादा वैन को कार की बगल से निकाल कर ले जाने का था। मुरली की निगाह नैनी पर टिकी हुई थी। जब वैन आगे बढ़ी तो एक पल के लिए उसे लगा कि नैनी ने आंखें खोली हैं, परंतु फिर आंखें बंद हो गई। उसने तुरंत आसपास देखा, कोई भी नजर न आया। तो क्या नैनी अकेली है? ये कैसे हो सकता है? उसके साथी भी पास ही कहीं होने चाहिए। तभी गोलियां चली। 2 या 3 गोलियां एक साथ चली थी। वैन डोलती सी लगी। सदा के दांत भिज गए। ये नकली एक्सीडेंट है। सदा गुर्रा उठा। ये इसलिए किया गया है कि हम बाहर निकले और बाहर छिपे लोग हमें गोली मार दे। कुछ लोग हीरो को लूटना चाहते हैं। ये सब उसी के लिए है। दांत भींची सदा ने वैन को संभालने की चेष्टा की। वैन रुक गई, परंतु पहिए बर्स्ट हो जाने की वजह से वैन एक तरफ झुक गई थी। बाहर गोलियां चल रही हैं, पीछे से कहा गया। वैन के पहिए उड़ा दिए हैं उन लोगों ने। लगता है कुछ लोग हीरो को लूटने की कोशिश में हैं। मुरली हक्का बक्का सा बैठा था। सदा ने वैन रुकते ही इंजन बंद किया और आसपास नजर डाली। कोई न दिखा। उसने कार में पड़ी युवती को देखा, वो वैसे ही पड़ी थी। सदा ने पैंट में फंसा रखी रिवॉल्वर निकाली और कड़वी निगाहों से मुरली को देखा। तेरे को कैसे मालूम था कि रास्ते में ये सब होने वाला है? मेरे को कैसे मालूम होगा? मुरली चिहुका। क्योंकि तू इसी बात का अंदेशा जाहिर कर रहा था। तेरे चेहरे पर भी लिखा था कि आज तू परेशान है। इसी वास्ते परेशान था तू। बता, कौन लोग हैं ये जो ये सब कर रहे हैं? सदा गुर्रा उठा। तेरा दिमाग खराब हो गया है सदा, जो मुझ पर शक। तभी सदा का रिवॉल्वर वाला हाथ घूमा और मुरली के चेहरे पर पड़ा। मुरली करहा उठा। होश में आ सदा, तू? मुरली ने गुस्से में कहना चाहा। सदा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रख दी। तेरे को पता ही है रामजादे कि सदा हमेशा अपने होश में रहता है। सदा गुर्रा उठा। मैं? चुप। मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चुप रहा। सदा को देखता रहा। सदा के चेहरे पर वैसी भावों की छाया आने लगी थी। उसकी छाती पर रिवॉल्वर की नाल रखे सदा ने बाहर निगाह डाली। बाहर कुछ न दिखा। सब कुछ वैसा ही था। सदा खिड़की की तरफ मुंह करके भीतर मौजूद पांचों से बोला, बाहर खतरा है, तुम सब तैयार हो जाओ। सालों ने वैन के टायर उड़ा दिए हैं, नहीं तो भाग निकलते। एक ने गुस्से से कहा। कौन लोग हैं बाहर? दूसरे ने पीछे से सदा से पूछा। पता नहीं, कहते हुए सदा की खूंखार निगाह मुरली पर जा टिकी। ये बताएगा? मुरली व्याकुलता से भरा हुआ था। बोल। सदा, ये क्या करता है? मैं तेरा यार रहा हूँ, कब से तेरे साथ काम कर रहा, लेकिन गलत काम तूने पहली बार मेरे साथ किया है। सदा खतरनाक स्वर में बोला। आज जाने क्यों मुझे तेरे हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। ऊपर से तेरी बातों से मुझे लगा कि या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है या तू कोई गड़बड़। मैंने कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। चुप साले। सदा गुर्रा उठा। मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। गोली मार साले को। पीछे से एक ने दांत किटकिटाते हुए कहा। सुना? सदा सर्द निगाहों से मुरली को देख रहा था। मुरली का चेहरा फक था। बेटे, सदा की आवाज में ऐसा भाव था कि मुरली मन ही मन कांपा। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उड़ती चिड़िया के पर ही गिने हैं। इस बात का खाया है मैंने। इसी वजह से राणा साहब मुझे अपने काम में लेते हैं। तेरे जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाने लगे तो फिर तो मैं बेकार ही हो गया। मुरली डरी निगाहों से सदा को देख रहा था। यारों का यार हूं मैं, तू तो जानता ही है। अभी भी मैं तेरे कई काम आ सकता हूँ। कैसे काम? इस गद्दारी से तेरे को राणा साहब से बचा सकता हूँ। तू जिंदा रहेगा। वादा? मुरली के होठों से घबराया सा स्वर निकला। हाँ, वादा, पक्का वादा। खोल मुंह और बता, ये कौन लोग हैं बाहर जिन्होंने हमें घेरा है? मुरली ने नजर घुमाकर विंडशील्ड से सामने देखा। उस पर रिवॉल्वर लगाए सदा ने भी नजरें उस तरफ की। अगले ही पल सदा के दांत भिज गए। वे लोग नजर आने लगे थे। सदा को सबसे पहले त्यागी दिखा, फिर सुंदरी और बाद में मामू। कार के भीतर पड़ी नैनी भी बाहर निकल रही थी।
उनके हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी। मुरली ने हड़बड़ाकर सदा को देखा। कितने हैं ये मुरली? सदा ने बाहर देखते हुए पूछा। 4 ही? पता नहीं। मुरली के होठों से सूखा सा स्वर निकला। तेरे को तो पता होगा। क्यों? सदा ने मुरली को देखा। मैं एक को जानता हूँ। मुरली के होठों से निकला। किसे? वो लड़की नैनी जो कार से निकल रही है। नैनी नाम है उसका? हाँ। तेरी क्या गलती है? मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मार साले को। पीछे से गुर्राती आवाज उभरी। क्या बताया तूने उसे? वैन के बारे में कि कितने बजे कहाँ से निकलेगी। मुरली की आवाज में कंपन उभरा। 122 करोड़ के हीरो के बारे में भी बताया होगा, तभी तो। नहीं, वो सब उसे पहले पता था। पहले पता था? हाँ। जान सूखी जा रही थी मुरली की। तेरे को क्या मिला मुरली, गद्दारी करके? कुछ नहीं। मुरली की आवाज कांपी। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो मिला ही होगा। मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बोल। उसके साथ सोया था। बस, बहुत सस्ते में गद्दारी कर दी, दरिंदगी से कह उठा सदा। मुरली के चेहरे का रंग फक था। देखता क्या है सदा, मार दे साले कुत्ते को। पीछे से पुनः आवाज उभरी। सदा के चेहरे पर दरिंदगी से भरे भाव नाच रहे थे। वो बोला, दरवाजा खोल और बाहर निकल जा। मुरली के होठ कांपे। जल्दी कर, वरना गोली मार दूंगा। मुरली ने सदा को देखते हुए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। जल्दी कर, गुर्रा उठा सदा। मुरली ने दरवाजा खोला। उसी पल सदा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली मुरली के माथे में जा लगी। अगले ही पल सदा ने बिजली जैसी फुर्ती के साथ मुरली को बाहर धकेला और दरवाजा बंद कर लिया। जब तक त्यागी भागकर दरवाजे के पास आ चुका था, परंतु दरवाजा बंद हो गया था। सदा और त्यागी की नजरें मिली। दोनों खूंखार शेर जैसे लग रहे थे। उसने त्यागी को अपने पांवों के पास नीचे देखते देखा। वो शायद मुरली की लाश को देख रहा था। पुनः दोनों की नजरें मिली। सदा के चेहरे पर भयानक सी मुस्कान उभरी और उसने त्यागी को रिवॉल्वर दिखाई। त्यागी ने उसकी रिवॉल्वर देखी और उसके चेहरे पर निगाह डालकर उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर खिड़की के बंद शीशे पर ठक ठका कर बोला, खोलो। सदा उसी तरह मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। त्यागी ने पुनः अपने पांवों के पास पड़ी मुरली की लाश को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि भीतर वालों ने अपने ही आदमी को मारकर क्यों बाहर फेंक दिया। तभी नैनी पास आ पहुंची। उसके चेहरे पर अभी भी खून लगा हुआ था। वैन से बाहर निकलो, त्यागी ने पुनः गुस्से से कहा। मुझे पकड़कर बाहर खींच लो। भीतर से सदा की आती मध्यम सी आवाज उनके कानों में पड़ी। त्यागी ने दांत भींचकर सदा को देखा। क्या चाहिए तुम लोगों को? सदा ने भीतर से व्यंग से पूछा। हीरे? ले लो। सदा भीतर से उसे देखता खतरनाक अंदाज में हंसा। जानते हो किसके माल पर हाथ डाल रहे हो? त्यागी उसे घूरता रहा। मालूम तो होगा, फिर भी बता देता हूँ। किशन लाल राणा का माल है, हजम नहीं कर पाओगे। त्यागी खामोशी से खड़ा सदा को देखता रहा। नैनी त्यागी से 2 कदम पीछे खामोश खड़ी थी। तुमने अपने साथी को मारकर बाहर क्यों फेंका? त्यागी ने सदा को घूरते हुए पूछा। जो तेरे पीछे खड़ी है उससे पूछ। सदा की मध्यम सी व्यंग भरी आवाज बाहर तक आई। त्यागी ने गर्दन घुमाकर नैनी को देखा। यही तो मुरली था जिसने मुझे वैन के बारे में, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दी थी, नैनी बोली। और ये बात इसके साथियों को पता चल गई, त्यागी बोला। मुरली ने कहीं पर बेवकूफ़ी कर दी होगी, तभी। उसकी बात पूरी तरह सुने बिना त्यागी ने गर्दन घुमाकर सदा को देखा और चिल्लाकर बोला, बाहर आते हो या नहीं? नहीं, कहर भरे स्वर में सदा भीतर से बोला। त्यागी ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ और गोली बुलेट प्रूफ शीशों से जा टकराई और छिटक गई। शीशे पर जरा सा निशान उभर आया। भीतर बैठा सदा हंसा। एक बार फिर कोशिश कर, सदा ने हंसकर कहा। त्यागी ने पुनः फायर किया। नतीजा पहले जैसा ही रहा। नैनी एक कदम आगे बढ़ी और त्यागी के पास पहुंचकर फुसफुसाई। देवराज चौहान अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा, त्यागी धीमे से बोला। हम उसे इससे ज्यादा देर व्यस्त नहीं रख सकते। वो फोन निकालकर राणा से सहायता मांग सकता है, नैनी कह उठी। त्यागी रिवॉल्वर की नाल से बुलेट प्रूफ शीशे ठक ठकाकर बोला, बाहर आकर हीरे मेरे हवाले कर दो। भीतर बैठे सदा ने उसे दांत दिखा दिए। तभी सामने से मामू ने वैन के शीशे पर गोली चलाई।
बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से गोली ने कोई असर न दिखाया। सब कुछ योजना के मुताबिक ही हो रहा था। सालों ने टायर बेकार कर दिए हैं। पीछे बैठे आदमियों में से एक बोला, भाग भी नहीं सकते। भागने की जरूरत क्या है? सदा ने खतरनाक स्वर में कहते हुए बाहर मौजूद त्यागी, नैनी, सुंदरी, मामू पर निगाह डाली और जेब से मोबाइल निकाला। राणा साहब से कहता हूँ 20 मिनट में अपने आदमी यहाँ होंगे। इन सब सालों की लाशें पड़ी होंगी यहाँ, कोई भी नहीं बचेगा। मुरली ने बुरी धोखेबाजी की। पीछे से एक बोला, वक्त होता तो साले को कुत्ते की मौत मारते। दूसरे ने कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि मुरली दगाबाज निकला, साला कुत्ता। उसी पल बाहर से त्यागी के चीखने की आवाज आई, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हीरे हमारे हवाले कर दो, वरना। साला कुत्ता भौंक रहा है। सदा ने दांत फाड़कर बाहर खड़े त्यागी को देखा, फिर नैनी पर जबरदस्त निगाह डाली। जबरदस्त चीज है, तभी तो मुरली के मुंह से सब निकलवा लिया। अकेला अकेला ही ऐश करता रहा साला। इसके साथ ही हाथ में दबे फोन पर उसकी उंगलियां चलनी शुरू हो गई। 2 क्षण भी न बीते कि सदा को लगा जैसे बाहर कुछ होना शुरू हुआ हो। अभी तक वो पूरी तरह राणा का नंबर न मिला पाया था। सदा ने नजरें उठाकर बाहर देखा। उस उल्टी पड़ी कार के उस पार सामने सड़क पर से पुलिस कार आती नजर आ रही थी। पुलिस? सदा के होठों से निकला। ध्यान बट गया, फोन नंबर न मिला पाया। बाहर खड़े चारों में उसने भगदड़ पैदा होती देखी। इस वक्त पुलिस का आ जाना हमारे लिए ठीक रहा, पीछे मौजूद व्यक्ति ने कहा। सदा के होठ खिंचते जा रहे थे। पुलिस कार इधर कैसे आ गई? बाहर से उसे त्यागी का चीखता स्वर सुनाई दिया, इत्तेफाक से ही पुलिस कार इधर आ गई है। अब क्या करें? सुंदरी की तेज आवाज सुनाई दी। भागो, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। त्यागी चीखा और गुस्से से उसने 2-3 गोलियां वैन के शीशे पर चलाई। बुलेट प्रूफ होने की वजह से शीशे का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर सदा के देखते ही देखते त्यागी, नैनी, सुंदरी और मामू सड़क किनारे जंगलों की तरफ दौड़ते हुए गायब हो गए। सदा की कठोर निगाह उसी तरफ थी। गए सब क्या? पीछे से एक ने पूछा। हाँ, सदा के होठ हिले। ये अच्छा रहा। सदा की निगाह घूमी और पुलिस कार पर जा टिकी, जो कि उल्टी पड़ी कार के पास आ रुकी थी। अब पुलिस अपना फसाद खड़ा करेगी। सदा कह उठा, हमें क्या परवाह है, पुलिस को राणा साहब संभाल लेंगे। पुलिस से हमें इतना खतरा नहीं है। ठीक कहा तूने, दूसरी आवाज उभरी। सदा की निगाह पुलिस कार पर टिकी रही। ये सब मुरली का किया धरा है, वरना ये सब होना ही नहीं था। सदा, राणा साहब को फोन कर। पहले देख तो लूं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं। राणा साहब को बताने को कुछ हो कि पुलिस क्या कह रही है। सदा ने कहा। वो भीतर बैठा, नजरें पुलिस कार पर टिकाए हुए था। पुलिस कार से देवराज चौहान पहले बाहर निकला, फिर जगमोहन। दोनों ही पुलिस वर्दी में थे। देवराज चौहान इंस्पेक्टर की वर्दी में था तो जगमोहन सब इंस्पेक्टर की वर्दी में। उन्होंने कार से बाहर निकलते ही हाथों में रिवॉल्वरें ले ली और सड़क के किनारे जंगल की तरफ भागते उन चारों को ललकारा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। परंतु वे चारों जंगल में उन सब की नजरों से लुप्त हो चुके थे। देवराज चौहान ने जंगल की तरफ फायर किया। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उल्टी पड़ी कार की तरफ गई। जगमोहन रिवॉल्वर लिए वहीं खड़ा रहा और देवराज चौहान ने कार के गिर्द फेरा लगाया। उसके बाद देवराज चौहान ने वैन की तरफ निगाह डाली, फिर वैन की तरफ ही बढ़ाया। जगमोहन रिवॉल्वर थामे कार के पास खड़ा रहा। देवराज चौहान वैन की ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंचकर बोला, ए, शीशे नीचे कर। सदा ने इंच भर शीशा नीचे किया और बोला, सलाह इंस्पेक्टर साहब, तूने एक्सीडेंट कर दिया है, चल बाहर निकल। देवराज चौहान ने कहा, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो। झूठ बोलता है। कसम से इंस्पेक्टर साहब, सच कह रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग थे जो अभी गोलियां चला रहे थे, आपने देखा? हाँ हाँ, आगे कहो। वो मुझे लूटना चाहते थे। सदा ने कहा, तुम्हें लूटना चाहते थे? जी, तभी तो सड़क पर कार उल्टी करके डाल दी। खुद इधर उधर छिप कर खड़े हो गए कि मैं बाहर निकलूं तो। समझ गया, लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या लुटाने को? जो वैन में कीमती सामान है। कीमती सामान? देवराज चौहान ने एक कदम पीछे हटकर वैन पर निगाह डाली। मुझे तो नहीं लगता है। क्या? सदा चुप रहा। बोलता क्यों नहीं?
देवराज चौहान कड़क कर बोला, आपको बताने वाला सामान नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तू बाहर आ, मुझे तो तू ही हरामी लगता है, चल निकल। इंस्पेक्टर साहब, सदा ने कहना चाहा। नीचे आ जा, तब जो भी बात कहनी हो कहना, नवाबों की तरह भीतर बैठा है। सदा ने गहरी सांस ली। बाहर निकलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। तुम लोग भीतर ही रहना, सदा ने पीछे वालों से कहा। मेरी आवाज़ सुने बिना वैन का पिछला दरवाजा मत खोलना। ठीक है, इस साले पुलिस वाले को दे दिलाकर भगाओ यहाँ से, दूसरे ने कहा। पता है मुझे, सदा ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। देवराज चौहान ने उसे सिर से पांव तक देखा। वैन में और कितने लोग हैं? देवराज चौहान ने पूछा। वैन में? तू अभी उतरने से पहले बात कर रहा था किसी से? हाँ, वैन में पीछे 5 लोग हैं। 5 लोग? वो कीमती सामान की रखवाली के लिए हैं। तो कीमती सामान वैन में पीछे रखा हुआ है जिसे वे लोग लूट लेना चाहते थे। सदा ने सिर हिलाया। और वो लाश किसकी है जो तेरी वैन के उस तरफ गिरी पड़ी है? मेरे आदमी मुरली की है। उन बदमाशों ने उसे मार दिया। वो बेवकूफ़ वैन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। अपने आदमियों को बोल कि बाहर निकले। क्यों? मैं कीमती सामान देखना चाहता हूँ। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। क्यों? सुना नहीं तूने? देवराज चौहान ने आंखें निकाली। इंस्पेक्टर साहब, वो सामान किशन लाल राणा साहब का है। राणा साहब? तो झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ। कहें तो राणा साहब से आपकी बात करा दूं? राणा साहब से बात? देवराज चौहान खुश हो उठा। सच? तू मेरी राणा साहब से बात कराएगा? करा। सदा मुस्कुराया और फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। वैसे है क्या वैन में? पूछा देवराज चौहान ने। हीरे। ओह, कितने के? 122 करोड़ के। तौबा तौबा, इतने ज़्यादा? देवराज चौहान ने कानों को हाथ लगाया। नंबर लगा। सदा ने राणा से बात की। नमस्कार राणा साहब, मैं सदा। तुम्हें जो काम दिया था वो किया या नहीं? कर रहा हूँ। ये जरा एक पुलिस वाले से बात कर लीजिए, छोटी सी परेशानी खड़ी हो रही है। हुआ क्या? कुछ लोगों ने सामान पर हाथ डालने की चेष्टा की। वो तो सफल नहीं हो सके, भाग गए। परंतु इस पुलिस वाले ने हमारा रास्ता रोक लिया और सामान देखने की जिद कर रहा है। उसे फ़ोन दो। सदा ने देवराज चौहान की तरफ फ़ोन बढ़ाया। देवराज चौहान ने खुशी खुशी फ़ोन थामकर बात की। नमस्कार राणा साहब, सब ठीक है। मैं तो बस देख रहा था कि ये सच में आपका आदमी है या नहीं। तुम सामान देखने की जिद नहीं करोगे? देवराज चौहान के कानों में राणा की आवाज़ पड़ी। जो हुक्म। मेरे आदमियों को सुरक्षित वैन के साथ वहाँ से निकाल दो। आप चिंता मत कीजिए, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी रही। मैं आपके आदमी और सामान को यहाँ से निकाल देता हूँ। मेरे लिए तो आपका इशारा ही काफ़ी है। समझो कि काम हो गया। मिलना मुझे, इनाम दूंगा। ज़रूर। कब आऊँ? 2-4 दिन बाद कभी भी आ जाना। जो हुक्म। सदा को फ़ोन दो। देवराज चौहान ने सदा को फ़ोन दिया। जी राणा साहब, अब ये तुम्हारा काम करेगा। ध्यान रखना, सामान की हिफाजत तुमने करनी है। जी। उधर से राणा के फ़ोन बंद करने पर सदा ने फ़ोन बंद करके जेब में डाला। अब तो हो गई तसल्ली? हाँ हाँ, पूरी हो गई। राणा साहब का कोई काम करके मुझे खुशी होगी। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें सामान के साथ सुरक्षित पहुंचा दूं। फिक्र मत करो, बस कभी राणा साहब के दर्शन करा देना। करा दूंगा। सदा मुस्कुराया। उन्होंने मुझे बुलाया भी है, तुम्हें मुझे ले चलना उनके पास। ले चलूँगा। अब यहाँ से निकले कैसे? वैन के दोनों पहिए उन्होंने गोलियों से उड़ा दिए हैं। 2 स्टेपनी तो होंगी नहीं। स्टेपनी एक ही रखी जाती है, 2 नहीं। तुम? मालूम है। तुम ये बताओ कि हीरे कितनी बड़ी पैकिंग में हैं? क्यों? पुलिस कार में आ सकते हैं वो? आ जाएंगे। तो वैन को यहीं छोड़ो, हीरे लेकर पुलिस कार में आ जाओ। जहाँ कहोगे वहीं छोड़ दूंगा। पुलिस कार में हीरे वैसे भी सुरक्षित रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी पुलिस की गाड़ी पर हाथ डालने की। सदा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। राणा साहब ने हीरों की जिम्मेदारी मुझ पर भी सौंपी है। तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना चाहिए। ठीक है, हीरे लो और पुलिस कार में मेरे आदमी भी हैं, वो भी साथ चलेंगे। जो कार में नहीं आ सकेंगे वो पीछे आते रहेंगे। ठीक है, सदा ने कहा और वैन के पीछे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान पलटकर ऊंचे स्वर में जगमोहन से बोला, ओ राठौर,
गाड़ी इधर ले आ। सदा ने वैन के पीछे का दरवाज़ा जोरों से थपथपाया। क्या है? भीतर से आवाज़ आई। सब ठीक है, खोलो। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। भीतर 5 आदमियों ने गन थामी हुई थी। रास्ते में इस तरह दरवाज़ा क्यों खुलवाया? एक ने पूछा। वैन के 2 पहिए खराब हो चुके हैं। हीरो के साथ हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तो राणा साहब को फ़ोन करो, वो दूसरी गाड़ी भेज देते। उसकी ज़रूरत नहीं, पुलिस कार में रख कर हीरे ले जाएंगे, सदा ने कहा। ये ठीक रहेगा। बुरा क्या है? राणा साहब से बात की है इंस्पेक्टर ने। हमें क्या, जैसा तुम ठीक समझो। तभी पुलिस कार पास आग रुकी। ड्राइविंग सीट पर जगमोहन बैठा था। उस पर निगाह डालकर सदा अपने आदमियों से बोला, जल्दी करो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसके बाद हीरो के दोनों भारी बैग वैन से निकाले जाने लगे। जगमोहन ने बाहर निकलकर पुलिस कार की डिग्गी खोलते हुए कहा, डिग्गी में रखवा दो। देवराज चौहान भी पास पहुंचा था। 2 आदमी नीचे उतरे और हीरो का एक बैग संभाल कर पकड़ा और डिग्गी में ले जा रखा। इसी तरह दूसरा बैग भी डिग्गी में पहुंच गया। जगमोहन ने डिग्गी बंद कर दी। सदा अपने आदमियों से बोला, तुम में से 2 मेरे साथ चलेंगे, बाकी के 2 नंबर गोदाम पर पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। यही वो पल थे कि सड़क किनारे जंगल की तरफ से 2-3 गोलियां चली। गोलियां वैन की बॉडी से आ टकराई। ओह! देवराज चौहान रिवॉल्वर निकालते हुए कह उठा, बदमाश फिर आ गए, तुम लोग वैन में पहुंच जाओ। लेकिन सदा ने कहना चाहा, जो मैंने कहा वो करो, इन्हें मैं संभाल लेता हूँ। हम भी मुकाबला कर। बेवकूफ़, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, जब पुलिस है तो तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत है? वैन के भीतर पहुंच जाओ, इधर मैं सब ठीक कर लेता हूँ। सदा और अन्य 2 आदमी वैन के भीतर जा खड़े हुए। जगमोहन आगे बढ़ा और वैन के पल्लों को बंद करने लगा। ये क्या कर रहे हो? सदा एकाएक तेज स्वर में कह उठा। तभी जंगल की तरफ से गोली आई और वैन की बॉडी में आ लगी। कुछ देर के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, गोलियां भीतर भी आ सकती हैं, जगमोहन ने कहा। लेकिन वे हीरे, उनकी फिक्र मत करो, कार की डिग्गी में सुरक्षित हैं। कहते हुए जगमोहन ने वैन के पिछले पल्ले बंद किए और फौरन ही बाहर से कुंडी लगा दी। ए! भीतर से सदा दरवाज़ा बंद करते हुए चीखा, दरवाज़ा बाहर से बंद क्यों कर दिया? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, खोलो दरवाज़ा। तभी जंगल की तरफ से त्यागी, नैनी, सुंदरी और मामू आ पहुंचे। जगमोहन पुलिस कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। कितनी आसानी से काम हो गया, मामू कह उठा। वैन के भीतर बंद सदा और उसके साथी चीखते हुए दरवाज़ा भिड़भिड़ाए जा रहे थे। हम जा रहे हैं, तुम लोग पहुंच जाना, देवराज चौहान ने कहा। संतलाल को अब तक कार लेकर आ जाना चाहिए था, नैनी बोली। देवराज चौहान कार के भीतर जगमोहन के बगल में जा बैठा। पिछली सीट खाली है, त्यागी कह उठा। ऐतराज न हो तो 2 को अपने साथ ले जाओ। तुम क्या समझते हो कि हम हीरे लेकर भाग जाएंगे? जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। त्यागी खामोश रहा। 2 भीतर बैठ जाओ, नैनी, मामू, त्यागी ने कहा। तुम लोग देवराज चौहान के साथ जाओ। दोनों फौरन कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। तुरंत ही कार नजरों से ओझल हो गई। संतलाल नहीं आया, सुंदरी कह उठी। आता ही होगा, त्यागी ने सर्द स्वर में कहा और वैन के पीछे वाले बंद दरवाजे पर नजरें जा टिकी, जिसे कि पागलों की तरह भिड़भिड़ाया जा रहा था। भीतर से गोलियां चलने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। तभी उसके कानों में वाहन के इंजन की आवाज़ पड़ी। सुंदरी ने 2 कदम हटकर सड़क पर निगाह डाली, फिर कह उठी, संतलाल आ गया, आओ चलें। त्यागी ने सुंदरी को देखा। क्या हुआ? सुंदरी उसके चेहरे के भावों को पहचान कर बोली, ये लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। क्यों? सुंदरी के माथे पर बल पड़े। इन्होंने हमें देखा है, राणा इनके दम पर हमें ढूंढ लेगा, जो कि गलत बात होगी। क्या चाहते हो तुम? सुंदरी की निगाह त्यागी पर जा टिकी थी। इन्हें खत्म कर देना ही ठीक रहेगा, फिर राणा से हमें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन देवराज चौहान ने कहा है कि किसी की जान नहीं लेनी। वो तो कल को राणा के हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच गए तो हमें देवराज चौहान बचाएगा। सुंदरी उसे देखती रही। क्या तुम नहीं चाहती कि आराम से बैठकर अब दौलत का मजा लो? सुंदरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, बोली, अगर ऐसी बात थी तो ये बात देवराज चौहान से कहते। त्यागी ने रिवॉल्वर निकाली और चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। जरा जरा सी बातें क्या पूछनी?
तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी मेरे साथ गोलियां चलानी चाहिए। तभी संतलाल पास आते हुए कह उठा, तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में काम हो गया है, जल्दी चलो यहाँ से। ये सुंदरी बोली, भीतर वालों को मार देना चाहता है। क्यों? संतलाल ने त्यागी को देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रह। त्यागी गुर्रा उठा और वैन के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम पागलों वाला काम कर रहे हो, सुंदरी कह उठी। वैन का दरवाजा खोलते ही वे हम सबको गोलियों से भून देंगे। वो सोच भी नहीं सकते कि हम दरवाजा खोल देंगे। वो गोलियां चलाने को तैयार नहीं होंगे। ये पागल हो गया है संतलाल, सुंदरी पलटते हुए कह उठी। चलो हम कार में बैठते हैं। संतलाल और सुंदरी कार में जा बैठे। ये देवराज चौहान के प्लान के खिलाफ जा रहा है, बोली सुंदरी। क्या कर सकते हैं हम? वो बच्चा तो है नहीं कि न समझता हो कि क्या कर रहा है। तभी उधर त्यागी ने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली। भीतर से धक्का देने की वजह से दरवाजा फौरन खुलता चला गया। भीतर वालों को आशा नहीं थी कि दरवाजा इस तरह खोल दिया जाएगा। दरवाजा खुलता पाकर चंद पलों के लिए वे हक्के बक्के रह गए और इसी का फायदा उठाया त्यागी ने। हाथ में दबी रिवॉल्वर को चालू कर दिया त्यागी ने। गोलियों की आवाजों से वातावरण गूंज उठा। संतलाल ने कार स्टार्ट कर रखी थी कि भागना पड़े तो तुरंत भाग ले। दोनों की निगाह इसी तरफ थी। त्यागी को कुछ नहीं हुआ और उसने गोलियां चलानी बंद कर दी। काम निपटा दिया त्यागी ने, संतलाल बोला। सुंदरी के चेहरे पर उखड़े से भाव थे। देवराज चौहान को त्यागी की ये हरकत पसंद नहीं आएगी, संतलाल कह उठा। संतलाल, सुंदरी त्यागी को देखते कह उठी। हाँ, जब तक हीरों का बंटवारा ना हो तब तक देवराज चौहान को ये मत बताना। संतलाल सुंदरी को देखने लगा। ये सब देवराज चौहान को पता चला और नया पंगा पड़ गया तो लड़ाई में हमारा हिस्सा ना मारा जाए। समझ गया। तभी त्यागी पास आता दिखा। खतरनाक बंदा है ये, थोड़ा थोड़ा कमीना भी लगता है, संतलाल कह उठा। जुबान बंद रखो। जगमोहन ने 10 मिनट बाद ही सड़क के किनारे पेड़ों के झुरमुट में ऐसी जगह कार रोकी जहां पहले से ही 2 कारें खड़ी थी। वे चारों जल्दी से बाहर निकले। देवराज चौहान ने मामू और नैनी से कहा, कार की डिग्गी से दोनों हीरों के बैग दूसरी कार की डिग्गी में रखो। नैनी और मामू फौरन इस काम में लग गए। देवराज चौहान और जगमोहन दूसरी कार के पास पहुंचे और जिस पर पहनी पुलिस की वर्दियां उतारने लगे। फिर कार में रखे कपड़े पहने और वर्दियां एक खाली लिफाफे में डाल दी। नैनी और मामू ने मिलकर हीरो का एक बैग कार की डिग्गी में पहुंचा दिया था। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, वे लोग आए नहीं अभी तक, आ जाएंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। नैनी और मामू ने दूसरा बैग भी कार की डिग्गी में रखा और डिग्गी बंद कर दी। मामू का चेहरा चमक रहा था। वो पास पहुंचा। कितनी आसानी से काम हो गया, मामू बोला। आसान काम था, तुम्हें अकेले ही कर लेना चाहिए था। जगमोहन ने उसे देखा। क्यों मजाक करते हो? मजाक कैसा? काम तो बहुत कठिन था, देवराज चौहान ने आसान बना दिया। शुक्र है, असल बात तुम्हें पता है। नैनी खड़ी इधर उधर देख रही थी। देवराज चौहान, मामू ने देवराज चौहान को देखा। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देवराज चौहान ने उसे देखा। तुमने इस काम में ज़्यादा लोग क्यों लिए? काम तो कम का ही था। तुम्हें लगता है कम का था, परंतु ऐसा नहीं है। वैन वाले लोगों ने 4 लोगों को बाहर देखा तो उन्हें लगा कि सच में भारी तैयारी के साथ बाहर के लोग आए हैं। कार उल्टी पड़ी थी सड़क पर, तो इससे उन्हें दुश्मन की ताकत का एहसास हुआ कि ये लोग कुछ कर गुजरने वाले हैं। इन्हीं बातों से उनके भीतर की हिम्मत कुछ टूटी। किसी की ताकत को खत्म करना हो तो उसे भीतर से तोड़ो, उसकी सोचें कमज़ोर कर दो। देवराज चौहान ने कहा, अगर वो बाहर 2 ही लोगों को देखते तो नहीं डरते और शायद मुकाबला करने बाहर भी आ जाते। कई बार भीड़ इकट्ठी करना फ़ायदेमंद होता है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि योजना क्या है। मामू ने सिर हिलाया। हमने सारा काम निपटा लिया, लेकिन जान एक की भी नहीं गई। मैं ऐसे ही काम करता हूँ। उन लोगों को तुम पर शक हो जाता तो गोलियां चल सकती थी। ये जुदा बात थी। अब काम हो चुका है, हमें आगे की सोचनी चाहिए। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मामू कुछ बेचैन हुआ। जगमोहन ने खामोश खड़ी नैनी से पूछा, तुम किस उलझन में हो? त्यागी, संतलाल और सुंदरी को अब तक आ जाना चाहिए था, नैनी बोली। क्या पता संतलाल ही वहां ना पहुंचा हो
उसकी कार पंचर हो गई हो और वे पैदल ही। मामू ने कहना चाहा, तभी कार के इंजन की आवाज़ कानों में पड़ी। शायद वे आ गए। अगले चंद ही पलों में कार वहां आकर रुकी और तीनों बाहर निकले। सब ठीक रहा? नैनी ने उन लोगों से पूछा। हाँ, त्यागी मुस्कुराया। हमें यहाँ से चलना चाहिए, देवराज चौहान ने त्यागी से कहा। चलो। देवराज चौहान और त्यागी उस कार में जा बैठे जिसकी डिग्गी में हीरों के बैग थे। जरा ध्यान रखना, संतलाल गहरी सांस लेकर बोला। सारा माल तुम दोनों के पास है। चिंता मत करो, जगमोहन बोला। दूध में धोकर तुम्हारा हिस्सा दिया जाएगा। दूध में मैं धो लूंगा, तुम मेरा हिस्सा दे देना, संतलाल दांत फाड़कर कह उठा। त्यागी ने ड्राइविंग सीट संभाली और देवराज चौहान बगल में जा बैठा। तभी सुंदरी आगे बढ़ी और कार की डिग्गी खोल दी। ये क्या कर रही हो? जगमोहन कह उठा। डिग्गी बंद नहीं थी। सुंदरी हीरों के बैगों को देखती कह उठी। बंद करो, नैनी कह उठी। रास्ते में बैग बाहर गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा। सुंदरी हीरों के बैगों पर हाथ फेरने लगी। कोई न देख सका कि उसके हाथ में 2 इंच का छोटा सा चाकू दबा हुआ है जिससे उसने बैग में छेद किया। एक हीरा बाहर निकालकर हथेली में दबा लिया, फिर हाथ फेरकर छेद को बहुत हद तक ठीक कर दिया। बिना किसी की निगाह में आए चाकू और हीरा उसकी जेब में पहुंच गया था। तभी जगमोहन पास पहुंचता कह उठा, हटो पीछे। सुंदरी पीछे हटी। जगमोहन ने डिग्गी बंद की और चाबी लगाकर लॉक की, फिर चाबी वापस त्यागी को दी। त्यागी ने कार स्टार्ट की और गियर डालते जगमोहन से बोला, हम जा रहे हैं, तुम वहीं पहुंचो जो जगह मैंने कल तुम्हें दिखाई थी। इसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन ने पलटकर संतलाल, मामू, सुंदरी और नैनी पर निगाह डालकर कहा, हमें भी निकल चलना चाहिए। चलो कार में बैठो, संतलाल सबसे बोला। क्यों संते? मामू मुस्कुराकर बोला। सब काम बढ़िया हो गया। एकदम बढ़िया मामू, अब बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। संतलाल हंसा। चिंता मत कर, मैं तोहफे में तेरी बेटी को कार दूंगा। संतलाल हंस पड़ा। सुंदरी जगमोहन को चंद कदम एक तरफ ले गई। रास्ते में मेरा घर पड़ता है, मेरी माँ बीमार है, 5 मिनट के लिए उससे मिलना चाहती हूँ। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। जगमोहन ने इनकार में गर्दन हिलाई। प्लीज़, सिर्फ 5 मिनट। हम लोगों का 1 मिनट भी रास्ते में रुकना ठीक नहीं। इन लोगों को जाने दो, हम रास्ते में उतर जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात है। मेरी माँ बीमार है, उससे मिलकर हम इनके पीछे पीछे ही, बल्कि साथ ही वहाँ पर जा पहुँचेंगे। सुंदरी के स्वर में आग्रह था। ठीक है, हम रास्ते में जहाँ तुम्हारा घर पड़ता है वहीं उतर जाएंगे। जगमोहन ने उसकी बात मान ली। त्यागी तूफानी गति से कार को दौड़ा रहा था। बगल में देवराज चौहान बैठा था। उसके हाथ की उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसी थी। पहले तुम्हारी योजना मुसीबत भरी लग रही थी, त्यागी मुस्कुराया, लेकिन अब लगता है कि तुमने अच्छी योजना बनाई थी। राणा से हमें सतर्क रहना होगा। वो जानने की कोशिश करेगा कि उसके माल पर किसने हाथ डाला है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। त्यागी हंसा और छिपी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। किशनलाल राणा अपने आप में ताकत रखता है, देवराज चौहान ने कहा। हम लोगों ने अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना है। मुझे नहीं लगता कि राणा को कुछ पता चलेगा। पक्का पता चलेगा। वो पता लगा लेगा कि ये काम किसने किया है। त्यागी ने कुछ नहीं कहा और कार दौड़ाता रहा। देवराज चौहान ने कार की पीछे वाली सीट पर पड़ा वो लिफाफा उठाया जिसमें पुलिस की वर्दियां पड़ी थी। शहर से बाहर निकलकर किसी सुनसान जगह पर कार रोकना, ये लिफाफा फेंकना है। इसे पुलिस कार में ही छोड़ आते, त्यागी बोला। ध्यान नहीं रहा, अब फेंक देते हैं। ये वर्दियां हमारी कार में रहें, ठीक नहीं होगा। त्यागी की आंखों में कहर भरे भाव नाच रहे थे जिसे देवराज चौहान नहीं देख पाया था। देवराज चौहान लिफाफा थामे कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और सड़क किनारे ढलान की तरफ बढ़ गया। सड़क पर से इक्का दुक्का वाहन आ जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे वीरेंद्र त्यागी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर कार के गिर्द घूमता ढलान के किनारे पर जा पहुंचा। देवराज चौहान अभी 4-5 कदम ही नीचे उतरा था। आगे पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही थी। कुछ दूर गंदे पानी का तालाब नजर आ रहा था। देवराज चौहान, वीरेंद्र त्यागी शांत स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ठिठका और पलटकर वीरेंद्र त्यागी को देखने लगा।
इतने में ही उसकी आंखें सिकुड़ गई थी और वो एकाएक वीरेंद्र त्यागी को देखने लगा। वीरेंद्र त्यागी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी। डकैती मास्टर देवराज चौहान। वीरेंद्र त्यागी जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। बहुत बड़ा मास्टर है तू डकैतियों का, आज तक तू असफल नहीं हुआ। क्यों, मैंने गलत कहा क्या? तेरे रंग अचानक क्यों बदल गए? देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। ये डकैती भी तेरी सफल रही। उसकी बात पर ध्यान न देकर वीरेंद्र त्यागी कह रहा था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डकैती में तू सफल रहा हो लेकिन रोकड़े के दर्शन तेरे को नसीब न हुए हों? कई बार। देवराज चौहान एकाएक सतर्क दिखा। उस कई बार में ये बार भी शामिल कर लेना, अगर जिंदा बचा तो, जो कि नहीं बचेगा। वीरेंद्र त्यागी ने खतरनाक स्वर में कहते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल ली, जिसका रुख देवराज चौहान की तरफ था। सारी दौलत मैं लेकर जा रहा हूँ देवराज चौहान। इस दौलत पर सिर्फ मेरा ही नहीं, दूसरों का भी हक। वो सब खत्म हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। वो तो जिंदा अब तक मर चुके होंगे। विशैले स्वर में कह उठा वीरेंद्र त्यागी। तुम तो मेरे साथ रहे और उन्हें जिंदा छोड़कर हम। नैनी नागरा को तुम भूल गए क्या? वो मेरे ही साथ है। देवराज चौहान चौंका। नैनी नागरा? उसी क्षण वीरेंद्र त्यागी के हाथ में दबी रिवॉल्वर से गोली निकली और देवराज चौहान की बाह में जा लगी। देवराज चौहान ने तड़प कर घायल बाह को दबा लिया। इस वक्त सड़क पर से कोई वाहन न जा रहा था। वीरेंद्र त्यागी के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। मैं अपने दुश्मन को जिंदा छोड़कर खतरा मोल नहीं लेता। पागलपन मत करो त्यागी। देवराज चौहान पीड़ा भरे स्वर में कह उठा। तुम सबसे गद्दारी। तेज आवाज के साथ दूसरी गोली चली। गोली देवराज चौहान की टांग में जा लगी। देवराज चौहान के होठों से हल्की सी चीख निकली और लड़खड़ाकर वो नीचे जा गिरा। वीरेंद्र त्यागी ठठाकर हंस पड़ा। डकैती मास्टर देवराज चौहान, किसी ने सोचा भी ना होगा कि तू इतनी बुरी मौत मरेगा। देवराज चौहान ने नीचे गिरे जेब से रिवॉल्वर निकालनी चाहिए कि वीरेंद्र त्यागी ने एक के बाद एक दो गोलियां चलाई कि देवराज चौहान उसी पल औंधे मुंह जमीन पर लोटपोट हो गया। गोलियां छाती और पेट में लगी थी। वीरेंद्र त्यागी ने पैंट की पीछे वाली जेब से चाकू निकाला और बटन दबाकर उसका फल खोला, जो कि 1 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा था। चाकू को उंगलियों में फंसाकर हाथ को खास अंदाज में झटका दिया तो दूसरे ही पल चाकू पूरा का पूरा देवराज चौहान की पीठ में धंसा दिया। वीरेंद्र त्यागी को पूरा यकीन था कि अगले 5-10 मिनट में देवराज चौहान का तड़पना शांत होता चला जाएगा। वो मर जाएगा, बचने वाला नहीं। वो पलटा और वापस ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कार स्टार्ट की और एक निगाह ढलान की तरफ डाली। वहां से उसे देवराज चौहान नहीं दिखा। खतरनाक मुस्कान चेहरे पर समेटे उसने कार आगे बढ़ा दी। आंखों में जीत से भरी चमक उभरी हुई थी। 1 घंटा हो गया था वीरेंद्र त्यागी को कार ड्राइव करते हुए। शहर से कब का बाहर आ चुका था। सड़क किनारे छोटे छोटे गांव आ रहे थे जो कि पीछे छूटते जा रहे थे। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में सख्ती थी, होठ इस तरह चिपके हुए थे जैसे उन्हें खोलने का इरादा ही न हो। रह रहकर उसकी निगाह बगल वाली सीट पर रखे फोन की तरफ जा रही थी। यकीनन उसे फोन बजने का इंतजार था, परंतु वो बज नहीं रहा था। गाड़ी में लगी घड़ी पर निगाह डाली। शाम के 4 बज रहे थे। तभी सामने उसे चाय का खोखा नजर आया तो उसने गाड़ी की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में उसने कार सड़क से उतारकर खोखे के पास ले जा रोकी। बूढ़ा सा आदमी खोखे में बैठा उसकी कार को देखने लगा। सीट पर पड़ा मोबाइल उठाकर वो कार से बाहर आया और बूढ़े के पास पहुंचा। चाय बना दे। बूढ़ा सिर हिलाकर चाय बनाने में व्यस्त हो गया। वीरेंद्र त्यागी ने हाथ में दबे फोन से नैनी नागरा का नंबर मिलाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल होने लगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।